बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे वी विल डिस्कस फ्रॉइड्स साइकोसेक्सुअल स्टेजेस। जैसा कि मैं आपको अपने पिछले लेक्चर्स में बता चुका हूं कि अकॉर्डिंग टू द फ्रॉइड हमारी जो साइकोपैथोलॉजीज होती हैं वो बेसिकली ड्यू टू द अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट्स, यानी कि अनकॉन्शियस में हम जितनी इंफॉर्मेशन को सप्रेस करते हैं, वो चाहे वो कौन सी इंफॉर्मेशन होती है, अनकॉन्शियस में जिसको हम धकेलते हैं वो इंफॉर्मेशन होती है जो सोसाइटी के रूल्स नॉर्म्स रेगुलेशंस के साथ मुतसादम हो। ठीक है, सोसाइटी उसको मानने के लिए तैयार नहीं हो, आपकी वो विशेस, वो फीलिंग्स, वो अर्जेस जो सोसाइटी के लिए नाकाबिल कबूल हो, और उसको आप क्या करते हैं कि आप अपने अनकॉन्शियस में जो है वो सप्रेस कर देते हैं। उसके अलावा फ्रॉइड ने ये कहा था कि जो बच्चे की चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस होते हैं वो और आपके जो अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट्स है वो, ये दोनों चीज़ें मिलकर अडल्टहुड में बच्चे की पर्सनालिटी को फार्मूलेट करती है। यानी जब बच्चा अडल्टहुड में पहुंचता है तो उसकी जो पर्सनालिटी बनती है, वो पर्सनालिटी बनाने में बच्चे के चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस और उसकी अनकॉन्शियस जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं वो बड़ा अहम रोल प्ले करते हैं। तो फ्रॉइड ने बच्चे की जो अर्ली स्टेजेस दी थी, साइकोसेक्सुअल स्टेजेस हम जिसको कहते हैं, फ्रॉइड ने 5 स्टेजेस डिस्कस की थी कि बच्चा 5 स्टेजेस से होते हुए जो है वो मूव करता है टुवर्ड अडल्टहुड। 4 स्टेजेस से होते हुए अडल्टहुड की तरफ मूव करता है, 5वीं स्टेज खुद अडल्टहुड में जो है वो जाकर स्टार्ट होती है। अच्छा, यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले जो स्टेज है दैट इज ओरल स्टेज। ओरल स्टेज जो है जैसा कि आपको नाम से ज़ाहिर है कि ओरल यानी माउथ, दिस वन। तो इसमें जो प्लेयर जोन है जहाँ से बच्चा प्लेयर हासिल करता है दैट इज माउथ। तो इसमें क्या होता है कि ये स्टेज बच्चे की पैदाइश से लेके 1 साल तक चलती है। इसमें जो बेसिक जो उसका प्लेजर जोन होता है वो माउथ होता है। द इन्फेंट्स प्राइमरी सोर्स ऑफ इंटरेक्शन अकर्स थ्रू द माउथ, सो द रूटिंग एंड सकिंग रिफ्लेक्स इज स्पेशली इंपॉर्टेंट। The mouth is vital for eating, and the infant drives derives pleasure from oral stimulation through gratifying activities such as tasting and sucking। यानी इसमें बच्चा जो है वो अपनी जो प्लेयर जो है वो सकिंग के जरिए, टेस्टिंग के जरिए जो हासिल करता है, यानी माउथ के थ्रू। इफ फिक्सेशन, अगर ये बच्चे की स्टेज सही तरह से कंप्लीट ना हो, इफ फिक्सेशन अकर एट दिस स्टेज, फ्रॉइड बिलीव द इंडिविजुअल वुड हैव इश्यूज विद डिपेंडेंसी और एग्रेशन। तो फ्रॉइड ये कहता है कि अगर कोई बच्चे की जो स्टेज है वो सही तरह से उसका जो उस स्टेज में ग्रेटिफिकेशन है, जिस तरह माउथ के जरिए प्लेयर हासिल करना, तो अगर बच्चा इस स्टेज में माउथ के जरिए सही तरह से प्लेयर हासिल ना कर सके, कैसे प्लेयर हासिल करना, बच्चा जो है वो सकिंग करता है माँ के ब्रेस्ट को और जो दूध पीता है, तो अगर वो सही तरीके से वो प्रॉपरली जो है वो अपने इस बिहेवियर को नहीं फुलफिल कर पाता, तो बच्चे के अंदर कुछ लैकिंग्स रह जाती हैं, कुछ उसमें मतलब जो है वो डेफिशिएंसी रह जाती है, जिसको हम फिक्सेशन कहते हैं। तो हर स्टेज की एक अलग फिक्सेशन होती है। अब बच्चे में अगर ये जो बिहेवियर है, सकिंग का बिहेवियर है, ये एक सही तरीके से या प्रॉपरली फुलफिल बच्चा नहीं कर पाता, अपनी इस नीड को, अपनी ग्रेटिफिकेशन नहीं हासिल कर पाता, सेटिस्फेक्शन नहीं हासिल कर पाता, तो उसके अंदर फिक्सेशन हो जाती है। और फ्रॉइड के मुताबिक बच्चे की वो जो फिक्सेशन है वो अडल्टहुड में उसकी डिपेंडेंसी पर्सनैलिटी में डिपेंडेंट पर्सनैलिटी क्रिएट करती है और अग्रेशन। उसके अलावा ओरल स्टेज जो है, इसमें फिर अगर ओरल स्टेज की फिक्सेशन जो है वो बच्चे में बड़ा होता है, जब बच्चा, तो वो ड्रिंकिंग करता है, मोस्ट प्रोबेबली बहुत ज़्यादा खाता पीता है, स्मोकिंग करता है, च्यूइंग करता है, नेल बाइटिंग करता है। इस तरह की जो पर्सनैलिटी है ये क्रिएट हो जाती है बच्चे में। तो ये तो थी ओरल स्टेज। अब हम आ जाते हैं एनल स्टेज। ये जो है ये सेकंड स्टेज है, साइकोसेक्सुअल सेकंड स्टेज जो डेवलपमेंट है, साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट है बच्चे की, उसमें सेकंड स्टेज दैट इज कॉल्ड ओरल एनल स्टेज। ये जो स्टेज है ये 1 से 3 साल तक चलती है, और इसमें बच्चे का जो प्राइमरी पर्पस होता है बॉल एंड ब्लैडर कंट्रोल। इसमें बॉल और ब्लैडर कंट्रोल करके जो बच्चा है वो अपनी ग्रेटिफिकेशन को, अपनी सेटिस्फेक्शन को, अपनी नीड्स को पूरा करता है। अब इसमें क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इसमें बॉल एंड ब्रैडल कंट्रोल होता है। अब ये 2 तरह से हो सकता है, या तो बच्चे को वालिदैन जो है वो बड़े प्यार से बॉल एंड ब्लैडर कंट्रोल समझाएं कि कैसे अपने बॉल को, ब्लैडर को कंट्रोल करना है, या बच्चे डांट डपट, जो वालिदैन है वो बच्चे को डांट डपट कर जो है वो ये एक्टिविटीज़ करवाएं। अब वो बच्चे, वो वालिदैन जो बच्चे को
बड़े प्यार से, मोहब्बत से, रिवार्ड के साथ और उसको प्रेज़ के साथ और रीइंफोर्समेंट दे के, इनकरेज करके जो है वो बच्चे को सिखाते हैं इस तरह के जो है ये टॉयलेट ट्रेनिंग, जिसको हम बेसिकली बॉल एंड ब्लैडर कंट्रोल को टॉयलेट ट्रेनिंग कहते हैं, कि जो अपनी टॉयलेट नीड्स है वो उसको फुलफ़िल कैसे करना है, उसको पूरा करना, प्रॉपर प्लेस पर जाके, वॉशरूम में जाके कैसे उसको करना है, जिसको हम टॉयलेट ट्रेनिंग कहते हैं। तो अब बच्चे को वालिदैन डेफ़िनेटली ये चीज़ सिखाते हैं। अब वो वालिदैन जो बच्चे को ये चीज़ सिखाते हैं कि वो बड़े प्यार से, बड़े प्रेज़ के साथ, रीइंफोर्समेंट को यूज़ करते हुए, रिवार्ड्स देकर वो बच्चे को सिखाते हैं। तो ऐसे बच्चे जो हैं, वो बड़े होकर बड़े प्रोडक्टिव, कॉम्पिटेंट और क्रिएटिव एडल्ट्स बनते हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड वो बच्चे जो वो वालिदैन जो बच्चे को बड़े हार्शली, बड़े सख्त तरीके से डांट डपट कर ये चीज़ सिखाते हैं, उन बच्चों में आगे चलकर एक पर्सनालिटी डेवलप हो जाती है, जिसको हम एनल एक्सपल्सिव पर्सनालिटी कहते हैं। अब एनल एक्सपल्सिव पर्सनालिटी क्या होता है, इसमें बच्चा जो है वो बड़ा रूड किस्म का, मैसी किस्म का बिहेवियर उसका जो हो जाता है, वो बड़ा, हर वो कहते हैं ना पंजाबी में, गंद मचाने वाला। तो वो मेसी किस्म का बच्चा होता है, वो अपने सराउंडिंग में मेस क्रिएट करता रहता है, वेस्टफुल होता है, डिस्ट्रक्टिव पर्सनालिटी होती है, वो कोई प्रोडक्टिव पर्सनालिटी नहीं होती, बल्कि वो मेसी और वेस्टफुल पर्सनालिटी का मालिक होता है। कौन सा बच्चा? वो बच्चा जिसके वालिदैन उसको टॉयलेट ट्रेनिंग जो है वो बड़े डांट डपट कर सिखाते हैं, हर वक्त डांटते रहते हैं उनको, जो है वो प्रेज करने की बजाय हर वक्त उनका जो अग्रेसिव बिहेवियर शो करते रहते हैं टॉयलेट ट्रेनिंग के रेफरेंस से, जब वो टॉयलेट ट्रेनिंग सिखा रहे होते हैं। इस तरह के बच्चे जो हैं वो आगे चलकर उनकी पर्सनैलिटी मैसिव, वेस्टफुल और डिस्ट्रैक्टिव होती है। और वो वालिदैन, एक और चीज़ यहाँ पे है इस स्टेज में, वो वालिदैन जो अपने बच्चे को अर्ली टॉयलेट ट्रेनिंग सिखाना शुरू कर देते हैं, यानी कि अभी उनकी उम्र नहीं आई हुई होती, लेकिन उनको फिर भी वो टॉयलेट ट्रेनिंग धक्के के साथ ही, वो कहते हैं ना कि सख्ती से और डांट डपट के और धक्के के साथ ही और अब ज़बरदस्ती सिखाना शुरू कर देते हैं। उन बच्चों में फ्रॉइड कहता है कि अडल्टहुड में एक पर्सनैलिटी डेवलप हो जाती है, उन बच्चे जिसको हम कहते हैं एनल रिटेंटिव पर्सनैलिटी। ऐसे बच्चे जो हैं वो रिजिड होते हैं, ऑब्सेसिव होते हैं, वो जो हैं वो बड़े करख्त होते हैं, सख्त होते हैं उनका मिजाज। तो इस तरह के बच्चे, वो बच्चे कौन से? जिनमें एनल रिटेंटिव पर्सनैलिटी, यानी वो बच्चे जिनको वालिदैन अर्ली एज में, अभी उनकी टॉयलेट ट्रेनिंग की एज नहीं होती, लेकिन वालिदैन उनको सख्ती के साथ उसी उम्र में सिखाना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे बच्चे एनल रिटेंटिव पर्सनैलिटी का शिकार हो जाते हैं। फ्रॉइड के मुताबिक ऐसे बच्चे ऑर्डरली, रिजिड, ऑब्सेसिव, स्टिग्नेंट, इस तरह के जो है उनकी पर्सनैलिटी में जो खसूसियात आ जाती हैं। तो ये थी हमारी 2 स्टेजेस हो गई हैं, ओरल स्टेज, ठीक है, और उसके अलावा एनल स्टेज हमारी हो गई। अब आ जाती है हमारी फेलिक स्टेज। फेलिक स्टेज जो है वो 3 टू 6 ईयर्स तक जाती है। अब फेलिक स्टेज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज इन साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। इसमें जो प्लेयर जोन होता है, दैट इज जेनिटल्स, द सेक्सुअल ऑर्गन्स ऑफ मेल एंड फीमेल चाइल्ड। इसमें इसमें होता क्या है बेसिकली, इसमें बच्चे जो हैं वो मेल और फीमेल के दरमियान फ़र्क करना जो है वो स्टार्ट कर देते हैं, सीखना शुरू कर देते हैं, डिस्कवर करना शुरू कर देते हैं कि लड़के और लड़की में क्या फ़र्क होता है। अब यहाँ पर जाकर बच्चे में 2-3 तरह के जो हैं वो बिहेवियर क्रिएट होते हैं। एक को हम कहते हैं ऑडिपस कॉम्प्लेक्स, एक को हम कहते हैं एथलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। ऑडिपस कॉम्प्लेक्स जो है ये मेल चिल्ड्रन जो है वो उनसे रिलेटेड है, और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स जो है ये फीमेल बच्चों से रिलेटेड है। अब यहाँ पे होता क्या है कि ऑडिपस कॉम्प्लेक्स में बेसिकली बच्चों को एक हसद होता है, एक बच्चों के अंदर बिहेवियर बन जाता है, उनको गुस्सा आना शुरू हो जाता है कि जो हमारा फादर है वो हमारी मदर की तरफ क्यों अट्रैक्टिव है, ठीक है। तो वो अपने आप एक राइवलरी शुरू कर देते हैं अपने बाप से कि अब हमारा जो फादर है वो मदर की तरफ क्यों अट्रैक्टिव है, हमसे ज़्यादा क्यों अट्रैक्टिव है, हमें अपने मदर के ज़्यादा करीब होना चाहिए बनिस्बत इसके कि हमारा फादर ज़्यादा करीब है। तो उनके अंदर इस सूरत हाल को लेकर एक कॉम्प्लेक्स पैदा हो जाता है, जिसको ऑडिपस कॉम्प्लेक्स कहते हैं। अकॉर्डिंग टू द फ्राइड, इसको टर्म जो यूज दी गई है वो ऑडिपस कॉम्प्लेक्स है। अब ऑडिपस कॉम्प्लेक्स में क्या होता है कि बच्चा, वही चीज़ जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि बच्चे और वालिद के अंदर एक राइवलरी पैदा हो जाती है, एक किस्म की दुश्मनी क्रिएट कर लेते हैं बच्चे अपने अंदर ही अंदर अपने वालिद से कि ये मेरी माँ के ज़्यादा करीब क्यों है और मैं क्यों नहीं हूँ, और मुझे होना चाहिए, इसको नहीं होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड, तो इस सूरत हाल में बच्चे के अंदर एक कॉम्प्लेक्स पैदा हो जाता है, जिसको ऑडिपस कॉम्प्लेक्स कहते हैं। अब ऑडिपस कॉम्प्लेक्स में फिर क्या है कि बच्चे के अंदर एक फियर भी डेवलप हो जाता है
कि एंजाइटी डेवलप हो जाती है कि अगर मैं अपने वालिद को अपने बच्चे अपने जो मदर है उससे दूर करके खुद उसके करीब होने की कोशिश करूँगा, तो खुदा ना खास्ता बच्चा जो है, वो जो मेरा वालिद है वो मुझे कोई नुकसान पहुँचा देगा, कोई 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 मेरे जो लाइक सेक्सुअल जो बच्चे का पार्ट है उसको कट ऑफ कर देगा। तो इस तरह इस एंजाइटी को, जो एंजाइटी क्रिएट हो रही होती है ड्यू टू दिस कॉम्प्लेक्स, कि अगर बच्चा सोचता है कि अगर मैं वालिद को दूर करके माँ से ज़्यादा करीब होना चाहूँगा, तो डेफिनेटली वालिद को मुझ पे गुस्सा होगा और मुझे वो मर्दाना खसूसियात से महरूम कर देगा। तो उस सिलसिले में जो एंजाइटी हो रही होती है, दैट इज़ कॉल्ड कैस्ट्रेशन एंजाइटी। ठीक है जी। एंड ऑन द अदर हैंड अब आ जाते हैं फीमेल्स बच्चों की बात। फीमेल बच्चों में भी सेम है कि जनाब जो मुझे है वो अपने फादर के ज़्यादा करीब होना चाहिए। फीमेल जो बच्ची है वो सोच रही है कि मुझे अपने फादर के ज़्यादा करीब होना चाहिए, लेकिन ये औरत यानी कि उसकी माँ, वो उसके वालिद के ज़्यादा करीब क्यों है? तो इस तरह उनके अंदर एक कॉम्प्लेक्स पैदा हो जाता है बच्ची के अंदर, जिसको कहते हैं इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स में अब बच्ची में एक यानी कि एक बिहेवियर पैदा हो जाता है जिसको फ्रॉइड ने कहा है कि पीनस एनवे। यानी फ्रॉइड हाउएवर बिलीव दैट, यहाँ से मैं शुरू करता हूँ, द टर्म इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स हैज बीन यूज्ड टू डिस्क्राइब अ सिमिलर सेट ऑफ द फीलिंग एक्सपीरियंस्ड बाय यंग गर्ल्स। अच्छा जी, वही सिमिलर सेट जो बॉयज ने यूज किया था एक्सपीरियंस का, वही जो बच्चियां करती हैं। फ्रॉइड हाउएवर बिलीव दैट गर्ल्स इंस्टेड एक्सपीरियंस पीनस एनवे। लेकिन यहाँ पर क्या फ्रॉइड ने कहा कि बच्चियां जो हैं वो पीनस एनवे, यानी कि वो ये सोचती हैं कि पीनस एनवे इज द स्टेज theorized by the Sigmund Freud regarding female psychosexual development, in which young girls experience anxiety upon realization that they do not have a penis। यानी कि बच्चियों को ये anxiety होती है कि वो उनके पास penis नहीं है, तो that is called penis envy। तो वो experience क्या करती हैं? penis envy को experience करती हैं। अब यहाँ पर आकर एक बड़ा important जो फ्रॉइड का जो कॉन्सेप्ट था, तो उसके जवाब में कैरन हॉर्नी वाज द साइकोलॉजिस्ट, शी वाज द फेमस रिनाउंड साइकोलॉजिस्ट ऑफ दैट इरा। तो उसने कहा कि पीनस एनवे इज अ बैड थिंग, ये एक नॉट एक्सेप्टेबल जो है वो कॉन्सेप्ट नहीं है फ्रॉइड का। तो उसने कहा कि ना, बच्चियों में ये बिल्कुल भी कॉम्प्लेक्स नहीं होता पीनस एनवे का कि हमारे पास पीनस नहीं है। बट ऑन द अदर हैंड उसने कहा लड़कों में ये जरूर होता है कि हम बच्चे पैदा नहीं कर सकते लड़कियों की तरह। जिस तरह फ्रॉइड ने कहा था ना कि लड़कियों के अंदर कॉम्प्लेक्स होता है, पीनस एनवे का कॉन्सेप्ट पाया जाता है कि जी हमारे पास लड़कों की तरह पीनस क्यों नहीं है। तो लेकिन कैरन हॉर्नी ने ये कहा, उसने कहा दिस इज नॉट द राइट थिंग। इंस्टेड ऑफ दैट ऑन द अदर हैंड द चिल्ड्रन, मेल चिल्ड्रन हैव अ कॉम्प्लेक्स कि दे आर नॉट एबल टू बर्थ अ चाइल्ड, कि वो बच्चे पैदा नहीं कर सकते, इसलिए उनके दरमियान एक जो कॉम्प्लेक्स पाया जाता है दैट इज कॉल्ड वॉम्ब एनवे। तो बच्चों के ये कैरन हॉर्नी ने ये कॉन्सेप्ट दिया था वॉम्ब एनवे का, कि बच्चों के दरमियान में वॉम्ब एनवे का कॉन्सेप्ट पाया जाता है। कि लड़कियों में फ्रॉइड ने कहा था कि पीनस एनवे यानी हमारे पास पीनस नहीं है लड़कों की तरह, लेकिन कैरन हॉर्नी ने कहा कि नहीं, दिस इज नॉट गुड, दिस इज नॉट राइट, दिस इज टोटली इररियलिस्टिक। ऑन द अदर हैंड बच्चों में जरूर कॉन्सेप्ट पाया जाता है लड़कों में कि उनके पास वो बच्चे पैदा नहीं कर सकते, इसलिए उनके जो कॉम्प्लेक्स है दैट इज वॉम्ब ऑन एनवे। अच्छा, अब आ जाती है चौथी स्टेज, दिस इज लेटेंट पीरियड 6 टू पबर्टी। अब यहाँ पर चौथी स्टेज जो है साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट की, वो 6 से पबर्टी तक, 6 साल से लेकर बलूगत के साल तक होती है, दैट इज कॉल्ड लेटेंट पीरियड या लेटेंसी स्टेज भी हम इसको कहते हैं। अब यहाँ पर क्या है, सेक्सुअल फीलिंग्स आर इनएक्टिव। अब यहाँ पर बच्चों के अंदर जो सेक्सुअल फीलिंग्स होती हैं वो इनएक्टिव हो जाती हैं। इनएक्टिव मींस के इसका ये मतलब नहीं है कि बच्चों के अंदर सेक्सुअल फीलिंग्स होती नहीं है, डेफिनेटली होती है, लेकिन यहाँ पर इनएक्टिव हो जाती है। क्यों हो जाती हैं? क्योंकि 6 साल की उम्र में बच्चों के अंदर जो है वो स्कूलिंग स्टार्ट हो जाती है, बच्चे स्कूल जाना शुरू हो जाते हैं, और इसीलिए उनके अंदर फिर जो है वो सेक्सुअल जो फीलिंग्स है वो थोड़ी सी नीचे की तरफ दब जाती हैं। क्योंकि यहाँ पर बच्चे फिर जो है वो सोशल स्किल्स सीखना शुरू कर देते हैं, वैल्यूज़ को सीखना शुरू कर देते हैं सोसाइटी के, और उसके अलावा उनका दोस्तों के साथ भी रिलेशनशिप कायम होना शुरू हो जाता है, घर से बाहर उनका रिलेशनशिप कायम होना शुरू हो जाता है। यहाँ पर बच्चों में ईगो और सुपर ईगो डेवलप होना शुरू हो जाती है। जबकि जो पहली स्टेजेस थी वहाँ पर जो बच्चा था वो जस्ट इड के जो जेर असर काम कर रहा था, लेकिन यहाँ पर बच्चों के अंदर ईगो और सुपर ईगो जो है वो क्रिएट होना शुरू हो जाती है। अब यहाँ पर क्या होता है, और अब इसमें सेक्सुअल एनर्जी जो होती है वो डोरमेंट हो जाती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होती कि होती नहीं है। दिस एनर्जी इज स्टिल प्रेजेंट बट इट इज sublimated into other areas such as intellectual pursuit and the social interactions। यानी सेक्सुअल एनर्जीज होती हैं
लेकिन वो सब्लिमेट हो जाती हैं क्योंकि इस वक़्त बच्चा जो है वो सोशली जो है वो माहौल को अडैप्ट कर रहा होता है, वो अपने सोशल इंटरैक्शंस बना रहा होता है, वो सोशल रिलेशनशिप्स बना रहा होता है, वो अपनी दोस्तियाँ बना रहा होता है, स्कूल जा रहा होता है, पढ़ाई में उसका जो है वो वक़्त गुज़रना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर ये तमाम चीज़ें जो है इसके अंदर फिर सेल्फ कॉन्फिडेंस भी डेवलप हो जाता है, कम्युनिकेशन स्किल्स बच्चे के अंदर जो है डेवलप होना शुरू हो जाती है, बिकॉज़ बच्चा स्कूल जा रहा होता है, पीयर्स के साथ ताल्लुक बना रहा होता है, आउटसाइड द होम जो है वो उसके साथ लोगों के साथ ताल्लुक बन रहे होते हैं, तो कम्युनिकेशन स्किल्स बच्चे के अंदर उस वक्त डेवलप होना शुरू हो जाती है। अब यहाँ पर अगर बच्चा जो है इन तमाम जो मैंने बिहेवियर ऊपर डिस्कस किए हैं, जो बच्चा इन बिहेवियर्स को कर रहा होता है, सोशल स्किल्स हो गई, सेल्फ कॉन्फिडेंस हो गया, पीयर रिलेशनशिप हो गया, कम्युनिकेशन स्किल्स हो गई, अगर ये बच्चा यहाँ पर ये अच्छे तरीके से या सही तरीके से नहीं कर पाता तो उसके अंदर फिक्सेशन हो जाती है। अब फिक्सेशन क्या, उसका नतीजा क्या होता है, इमेच्योरिटी। अब बच्चा की जो पर्सनैलिटी है बड़े होकर फिर वो इमेच्योर होगा, इनएबिलिटी टू फॉर्म फुलफिलिंग रिलेशनशिप एज एन अडल्ट, और उसके अंदर ये कैपेसिटी भी बहुत कम होगी कि वो एज ए अडल्ट दूसरों के साथ रिलेशनशिप बनाए। जिस तरह हम जब बड़े होते हैं, अडल्ट होते हैं, तो हमारे अडल्टहुड के रिलेशनशिप भी होते हैं जो एज ए अडल्ट हम बनाते हैं, तो बच्चों के अंदर फिर ये जो रिलेशनशिप बनाने की जो कैपेसिटी होती है वो कम होती है, और इमेच्योर जो उनकी पर्सनैलिटी है वो क्रिएट हो जाती है ड्यू टू द फिक्सेशन इन लिटेंसी स्टेज। आगे आ जाती है जेनिटल स्टेज। दिस इज द लास्ट स्टेज विच स्टार्ट फ्रॉम द पबर्टी टू एंड डेथ। ठीक है, ये पबर्टी से लेकर यानी बलूगत से लेकर इंसान की मौत तक, जो डेथ तक होती है, और इसमें क्या होता है, मैच्योरिंग सेक्सुअल इंटरेस्ट। अब यहाँ पर इस स्टेज में सेक्सुअल इंटरेस्ट जो होते हैं वो मैच्योर हो जाते हैं। इंडिविजुअल डेवलप अ स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल इंटरेस्ट इन द अपोजिट सेक्स। अब यहाँ पर क्या होता है, लोग जो होते हैं बच्चे, मतलब बच्चे तो मैं नहीं कहूँगा, एडोलेसेंस या अडल्ट जो होते हैं, वो यहाँ पर जो है वो अपोजिट सेक्स की जानब जो है वो स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट उनका क्रिएट हो जाता है। एंड द गोल ऑफ दिस स्टेज इज एस्टैब्लिश अ बैलेंस बिटवीन द वेरियस एरियाज ऑफ लाइफ। और जो इस जो स्टेज का गोल होता है वो जिंदगी के मुख्तलिफ एरियाज के दरमियान में बैलेंस क्रिएट करना होता है। इफ द अदर स्टेजेस हैज बीन कंप्लीटेड सक्सेसफुली, द इंडिविजुअल शुड नाउ बी वेल बैलेंस्ड, वार्म एंड केयरिंग। तो कहता है कि ऑथर फ्रॉइड है बेसिकली, वो कह रहा है कि अगर इससे पहले वाली तमाम स्टेजेस जो है वो अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाती हैं, तो बच्चा फिर इस स्टेज में वेल बैलेंस्ड होता है, वार्म होता है, केयरिंग होता है, लविंग होता है, ख्याल रखने वाला होता है। और अब यहाँ पर ईगो और सुपर ईगो जो है वो फुली डेवलप और फंक्शनिंग में होते हैं। यानी बच्चे को अपने अच्छे बुरे का पता होता है, रूल्स रेगुलेशन का पता होता है, सोसाइटी के नॉर्म्स का पता होता है, दीन का पता होता है, माँ बाप का पता होता है, जिन बातों से रोका जाता है जो गलत होती है उनका पता होता है, अपनी अच्छाई बुराई अच्छे बुरे का सब का बच्चे को पता होता है। तो यहाँ पे अब अगर यहाँ पे थोड़ा ऐसे इशू आ जाए इस स्टेज में, तो बच्चे के जो बैलेंस है उसकी ज़िंदगी के डिफरेंट एरियाज में वो डिस्टर्ब हो जाता है। उसके साथ जो है उसके सेक्सुअल रिलेशनशिप जो है वो पार्टनर के साथ, अपोजिट के साथ, वो स्टेबल नहीं होते हैं, उनमें अप एंड डाउन्स आते रहते हैं। बच्चे की जो फील्ड है वो उसमें अप एंड डाउन आते रहते हैं, उसकी डेवलपमेंट में अप एंड डाउन्स आते रहते हैं। तो ये जो है फिक्सेशन के नतीजे में इस तरह के बिहेवियर जो है वो बच्चे की जो पर्सनैलिटी में है वो ट्रिगर होते रहते हैं। तो ये हमारा था जनाब साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट प्रपोज्ड बाय द डॉक्टर सिगमंड फ्रॉइड। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं साइको एनालिसिस को और उसके साथ ईगो डिफेंस मैकेनिज्म को। तो यहाँ पर इसके बाद इस लेक्चर के बाद इंशाल्लाह साइको एनालिसिस और ईगो डिफेंस मैकेनिज्म को डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।